लोकसभा चुनाव होने वाला है और पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने लगी हैं। लेकिन पीलीभीत सीट को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ये सीट वीवीआईपी है, इसलिए ये सीट लोकसभा चुनाव में मायने रखती है। बात करें बीएसपी प्रत्याशी की, तो बीती 10 मार्च को पीलीभीत के बीसलपुर क्षेत्र में एक बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। उसी में घोषणा की गई थी। घोषणा हुई है अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू जी की। हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे जीतेंगे और क्या समीकरण है यहाँ पर। मेरे साथ हैं बसपा के प्रत्याशी फूल बाबू जी। पहले तो आपका बहुत बहुत यूपी तक में स्वागत है। आपका टिकट फाइनल हुआ है। जो बताया जा रहा है, जो पहली लिस्ट आई थी उन 4 में एक आपका नाम है। चारों में एक साथ मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं, जो एक चर्चा का विषय बन गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का पहले से ही ये नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जहाँ तक गठबंधन की बात कर लें, दूसरी पार्टियों की बात कर लें, वहाँ पे हमें वोट तक ही सीमित रखा जाता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में हम लोगों को बराबर मौका दिया जाता है। अगर ना दिया जाता तो हम लोग बीसलपुर से टिकट भी नहीं मिलता, एमएलए भी नहीं कभी बनते, मिनिस्टर भी नहीं बनते। तो 3 बार आज एमएलए बने हैं, तो बहुजन समाज पार्टी की देन है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी माइनॉरिटी को भी पूरा हिस्सा देती है। जैसे कि घोषणा की बात की जाए, तो घोषणा एक बहुत नॉर्मल तरीके से की गई है आपकी। चर्चा ये भी है कि लखनऊ से कोई लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है, लखनऊ से घोषणा नहीं हुई है। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, अभी बहुजन समाज पार्टी की बारे में तो बड़ी लोग फिक्रमंद रहते हैं। सही बात तो ये है कि अभी जिनकी घोषणा नहीं हुई उनकी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन उससे पहले मेरा टिकट कर दिया है तो इसकी भी चर्चा है। बहुत जल्दी हो गया है, बहुत जल्दी हो गया है, तो अभी लिस्ट में नहीं आया है। लेकिन मेरा टिकट पीलीभीत से सही टाइम पे, जो टाइमिंग है उससे फाइनल हो गया है। हम लोग अपना पूरा प्रबंधन कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। कल हम लोगों ने अपने पूरे 5 विधानसभाओं के पदाधिकारियों को पीलीभीत बुलाया है, उनके साथ विचार विमर्श करेंगे और हर विधानसभा को 5-5 जोन में बांटकर पूरी जिम्मेदारी देकर और कार्यालय खोलकर लोग अपना काम शुरू कर देंगे। आपके टिकट की चर्चा इसलिए हो रही है कि यहाँ के जो सांसद है वो गांधी परिवार से है और सपा भी वेट कर रही है कि बीजेपी किस प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। उसके बाद जातिगत आंकड़ों के हिसाब से सपा अपना कैंडिडेट चुनेगी। तो आपको बीएसपी ने क्लियर कर दिया कि आप चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो ऐसे में आप आने वाले जो कैंडिडेट उतरते हैं बीजेपी से, अगर बड़ो गांधी मैदान में आते हैं या निर्दलीय आते हैं, तो फिर कैसे चुनाव रहेगा? देखिए, अगर पीलीभीत की लोकसभा के चुनाव का इतिहास हम देखें, और आप लोग भी इस चीज़ को जानते हैं कि पीलीभीत लोकसभा में जो भी प्रत्याशी आते हैं, चाहे वो हारने वाले हों चाहे वो जीतने वाले हों, जो जीत जाते हैं उन्हें भी पीलीभीत से कोई सरोकार नहीं रहता, और जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो भी उसके बाद, हारने के बाद गायब हो जाते हैं। तो पीलीभीत की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस करती है। लेकिन मेरे बारे में भी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने, जब मैं 1996 से लेके 12 तक एमएलए रहा, मिनिस्टर रहा, तो पूरे ज़िले के लोगों का, प्रदेश का मैंने काम किया है, विकास भी कराया है और समाज में भाईचारा का भी माहौल दिया है और लोगों के काम भी किए हैं। तो यहाँ पीलीभीत में जो लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जैसे 2019 में गठबंधन हुआ, जो चुनाव लड़े थे यहाँ से, वो इतना बड़ा वोट लिया उन्होंने और वो पार्टी छोड़कर चले गए, बीजेपी में टिकट मांग रहे हैं। उसके बाद 2022 में चुनाव हुआ, एमएलए के हम डॉक्टर शैलेंद्र जी लड़े। वो चुनाव में 1,17,18,000 वोट लिया और दूसरे दिन से वो गायब हो गए। तो इस पीलीभीत के लोगों के साथ में बहुत ही अनजस्ट हो रहा है और उन्हें सही लीडर की तलाश है। और हम लोग पूरी ईमानदारी से आए हैं और समीकरण हम लोगों का है, अक़लियत का वोट इस लोकसभा में 28% है और हमारा अनुसूचित जात का वोट है 16% है।
4% सिख समाज का है और तमाम पीलीभीत के अच्छे लोगों को मिलाकर इस चुनाव को हम जीतेंगे और एक अच्छा नेतृत्व देंगे और हर वर्ग को खुश करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि कहा यह जा रहा है कि जो बीजेपी बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे, ये कहना कहीं मुस्लिम वोट को प्रभावित करने के लिए उतारे हैं, क्या कहना आपका? देखिए, अब मेरे जैसी नाम वाला आदमी जो 3 बार विधायक रहा, 3 बार मिनिस्टर रहा, वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़े और उसके बाद इस तरह की भाषा बोली जाए, तो मुझे लगता है कहीं से ठीक नहीं है। ये राजनीति में इस लेवल पे बात नहीं होनी चाहिए। बात तो वहाँ होनी चाहिए जो दिल्ली से लोग आकर 35 साल से यहाँ पर सांसद बन रहे हैं। अगर उनका रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो पीलीभीत में कोई ऐसी चीज़ वो गिना नहीं सकते जो मेनका जी ने या वरुण जी ने यहाँ पे किया हो। ना बेरोजगारी में कोई उनका मतलब योगदान है, ना यहाँ पर जो अभी इतना बड़ा कल भी एक हमला हुआ है, एक बच्चे को लैपट ने किया है, उसके अलावा कितने लोग मर गए, कोई बोलने वाला है? आज मैं देख रहा हूँ जिन लोगों को यहाँ ज़िले का प्रतिनिधि बनाया गया है उनकी भी हालत ख़राब, उनकी भी कोई नहीं सुन रहा। अफरा तफरी का माहौल है, करप्शन की हालत वो एक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जनता जाए तो जाए कहाँ? लोगों का शोषण हो रहा है, किसान आंदोलित है, महंगाई चरम पर है। आप बात कहाँ की कर रहे हैं? बात करें सीए की बात करेंगे आप, ना आप महंगाई की बात करेंगे, ना आप बात करेंगे बेरोजगारी की। और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, क्या इससे हमारे देश का हाल हो सकता है? युवाओं को आज पढ़ लिख रहे हैं, उन्हें नौकरी मिलना चाहिए और आप 80 करोड़ लोगों को गल्ला बांटकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये विकसित देश की भाषा हो सकती है? 80 करोड़ लोग आप देश का गल्ला बट रहा है, क्या इससे देश आगे बढ़ जाएगा? आप लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों को मौका दीजिए, वो मेहनत से कमाएं, अपने बच्चों का पालन पोषण करें। और नफरत की राजनीति हमारे देश में टेम्परेरी तो चल सकती, परमानेंट नहीं चल सकती, इसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये देखा जाता है चुनाव में कि जिस बिरादरी का उम्मीदवार होता है उसको वोट ज़्यादा मिलता है, इसीलिए यहाँ पर 5 लाख के आसपास मुस्लिम वोट है, 5 लाख के आसपास, तो आपको प्रत्याशी चुना गया। तो ऐसे में क्या लग रहा है, अगर सपा अपना प्रत्याशी उतारती है तो मुस्लिम वोट जो है उसका ध्रुवीकरण किधर होगा और आपको कितना % वोट मिलेगा? देखिए सौरभ जी, मेरे बारे में आप लोग शायद जानते होंगे कि मैं जिस विधानसभा से एमएलए रहा हूँ वहाँ पर 70-65 हज़ार वोट मुसलमान है और 3 लाख हिंदू वोट है, और मैं 3 बार एमएलए रहा हूँ, तो आप जान सकते हैं कि कितना वोट मुझे हिंदुओं ने दिया होगा। तो जितना मैं मुस्लिम में पॉपुलर हूँ उससे कम मैं हिंदू भाइयों में भी पॉपुलर हूँ, उससे कम नहीं हूँ। वहाँ भी मेरी वही छवि है, वही घुसपैठ है, वही मेरे तालमेल है, वही मेरे रिश्ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी कितनी सीटें ले सकती है? देखिए, ये तो अभी जो समीकरण बन रहा है, जहाँ तक कांग्रेस और सपा का अलायंस है, ये पूरे प्रदेश में एक्सेप्टेड नहीं है। इस समीकरण पर बहुत ज़्यादा बीजेपी को हराया नहीं जा सकता जब तक। और इस पीलीभीत यूपी लोकसभा में आप ये मान के चलो, यूपी उत्तर प्रदेश में करीब 18-19% दलित है, 2% सिख समाज है और करीब 26% दलित वोट है। अगर आप ईमानदारी से इस प्रदेश में बदलाव चाहते हैं तो इस गठबंधन पर अगर वोट करेंगे तभी आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इसके संस्थापक माननीय काशीराम साहब हैं। बीजेपी और बीएसपी के बारे में आप लोग खूब जानते हैं कि जब जब बहुजन समाज पार्टी पावर में आती है तो भारतीय जनता पार्टी का गिराव बहुत नीचे चला जाता है, और जब जब समाजवादी पार्टी ऊपर आती है तब तब भारतीय जनता पार्टी का गिराव बहुत ऊपर आ जाता है। तो ये चीज़ समझना पड़ेगी और लोग समझ रहे हैं इसको, और ये हमारे जर्नलिस्ट भी जानते हैं। आपके सामने इतिहास है, अभी आप उठा के देख लीजिए। लेकिन इतना ज़रूर है, बहुजन समाज पार्टी की जो नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनका स्पष्ट है कि हम सब समाज के लिए काम करना चाहते हैं
और उन्होंने 2007 में फुल फ्लैश पावर में आने के बाद भी एक ही नारा दिया कि हम सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के नाम पर ही राजनीति करेंगे। चुनाव को लेकर आप कितने निश्चिंत हैं कि आप चुनाव जीतेंगे? चुनाव जो इतने चुनाव लड़ चुका हूँ उसके सामने तो मैनेजमेंट वगैरह मेरे लिए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम पूरे इलेक्शन कमीशन के कानून के हिसाब से प्रशासनिक तौर पे बिल्कुल हम जो नियम कानून है उनका पालन करते हैं और हम बहुत ही कायदे से चुनाव लगते हैं। हमारा प्रबंधन पूरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग का ज़माना है, इसको लेकर आप अब थोड़ा सा बीएसपी पीछे है, क्योंकि कल मैं कई मुस्लिम मोहल्लों में गया तो अभी उन लोग को जानकारी नहीं है कि आप प्रत्याशी तरह घोषित हो चुके हैं और आपका ऐलान भी बड़ा शांत तरीके से किया गया है। देखिए, लगातार अखबारों में छप भी रहा है, एक एक आदमी को मालूम है, चूँकि आदमी वो लोग जो बेचारे गरीबी की रेखा के नीचे चल रहे हैं, जिनके सामने रोजी रोटी का संकट है, जिनके घर के बजट बिगड़े हुए हैं, जो रोजी रोटी के बच्चों के लिए मारे तताड़े घूम रहे हैं, वो लोग निश्चित रूप से उन्हें नहीं मालूम कहाँ चुनाव, कैसा चुनाव। आज क्या ये नौबत आ रही है, आज इलेक्शन कमीशन प्रचार प्रसार कर रहा है, वोटिंग होना चाहिए, मतदान होना चाहिए। लोगों के अंदर एक जो दिलचस्पी हुआ करती थी देश की आज़ादी के बाद, वो चीज़ अब नहीं दिख रही है, मतलब उदासीनता बढ़ती जा रही है। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? हमारे इस पीलीभीत लोकसभा का मुद्दा यही है कि टिकाऊ आदमी लोकसभा का सांसद बनना चाहिए, जिले का बनना चाहिए, और वही आदमी आपके बीच में रह के कुछ कर सकता है। और बाहर के लोग 1 साल नहीं, 20 साल नहीं, 35 साल से हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, तो ये आकलन तो करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि हम जब कोई पार्टी मैनिफेस्टो देती है, घोषणा पत्र देती है, 5 साल बाद हम भूल जाते हैं। ऐसे ही इन सांसदों का भी रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगते, जबकि दूसरे प्रांतों में, केरला में जो पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर मांगते भी हैं और सवाल भी करते हैं। यहाँ पर तो चाहे झूठ बोलो, सच बोलो, चाहे जो छाप दो, वोट ले लो, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। ये थे बीएसपी प्रत्याशी अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू। 2024 में जीतेंगे हारेंगे ये तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इस समय पीलीभीत में बीएसपी ने अपना टिकट उतार कर फिलहाल अभी वो आगे चल रही है।